Hello students, today we will start our 8th chapter cell structure and functions, class 8 science NCERT. Chapter 8 cell structures and functions. ये जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, इसको जो है हम लोग कुछ पॉइंट्स में पूरा करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ सेल, द सेल एंड सेल थ्योरी, सेल नंबर, शेप एंड साइज, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पार्ट्स ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम. हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है. ईच ऑर्गन सिस्टम इज़ कंस्टिट्यूट बाय द वेरियस ऑर्गन्स. और जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें जो है बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं. ईच ऑर्गन्स इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़. और जो हर एक ऑर्गन्स है वो टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है. एंड टिश्यू इज़ टर्न और मेड अप ऑफ द सेल. और जो ये टिश्यू हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं. तो इस तरह की चैन है कि सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिल के टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन्स मिल के ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और पूरा जो है बाद में एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ कॉल्ड सेल. तो ये जो सेल है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. इसको हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. तो डिस्कवरी ऑफ द सेल. अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी. ही डिस्कवर्ड सेल while observing a cork dead cell wall of a plant cell under his own microscope. जो ये रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने इसकी जो डिस्कवरी है वो एक कॉर्क को देख के की थी. वो कॉर्क क्या था? वो डेड सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल. प्लांट सेल की जो सेल वॉल थी उसको देखा था उसने अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप. उस समय जो था माइक्रोस्कोप जो आजकल जैसा डेवलप नहीं था, उसका बनाया हुआ खुद का माइक्रोस्कोप था. उसमें जो है इसने इसको देखा था. ये आपकी बुक में जो है इसका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है. कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक. इस तरह का उसने कुछ स्ट्रक्चर उसमें देखा था. He found that the cork is made up of box-like compartment. उसने ये जो कॉर्क को देखा था ये एक बॉक्स की तरह का कंपार्टमेंट जैसा था. फॉर्मिंग ए हनी कॉम स्ट्रक्चर. हनी कॉम का जैसा स्ट्रक्चर होता है उस तरह का, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है. इस तरह के बहुत सारे हेक्सागोनल जो है स्ट्रक्चर्स उसमें दिखे थे. ही कॉल्ड दिस कंपार्टमेंट एज सेल. उसने इन कंपार्टमेंट को जो है सेल का नाम दिया. ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम अदर. उसने ये भी नोटिस किया कि ये जो एक उसने सेल देखा था वो जो था दूसरे से अलग था बाय द बॉल और ए पार्टीशन. जैसे कि ये यहाँ पे सेल दिख रहा है, ये जो है पहला और ये दूसरा, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो रहे थे एक वॉल के द्वारा. लिविंग सेल वर ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. जो ये रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था हनीकॉम में, ये जो था डेड था. लेकिन बाद में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने जो है लिविंग सेल को सबसे पहले देखा. और उस समय जो था, उस समय तक जो माइक्रोस्कोप था वो इम्प्रूव्ड हो चुका था और उसने जो है इसको लिविंग सेल को देखा. अब आता है सेल, द सेल एंड द सेल थ्योरी. बोथ ब्रिक्स in a building and the cells in a living organism are basic structural units. अब इसमें कह रहा है जैसे कि किसी भी दीवार को बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो है ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग, जो शुरुआत है वो एक सेल के द्वारा होती है. जैसा कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपकी बुक में दिखाया गया है. ये हमारी जो है ब्रिक वॉल है और यहाँ पे एक ओनियन पील का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है. इसमें जो है अलग अलग जो है बहुत सारे जो सेल हैं वो जुड़ के यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. जैसा कि यहाँ पे ब्रिक की वॉल जो है जॉइंट होके पूरा बना रही है. मतलब ब्रिक वॉल बनाने के लिए एक ब्रिक की ज़रूरत होती है. उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग है वो एक सेल से होती है. सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्वेल्डेन एंड स्वान इन 1838 एंड 39. अब दो साइंटिस्ट जो कि स्वान एंड सेल्डन ने
1838 और 39 में सेल थ्योरी को बताया था। इसके बाद एक दूसरी मॉडर्न सेल थ्योरी थी जो कि वर्च्यू ने 1855 में बताई थी। अब वो जो सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। द की पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी आर, अब यहाँ पे जो सेल थ्योरी जो थी उसके कुछ की पॉइंट्स थे, जैसे कि फर्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो है बेसिक यूनिट जो है सेल है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो जो है उसकी स्टार्टिंग जो है एक सिंगल सेल से होती है। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम ओल्ड सेल, कोई भी जब न्यू सेल बनता है उसकी जो ओरिजिन है जो वो है ओल्ड सेल से होती है। ऑर्गेनिजम्स शोज वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर, शेप और साइज़ जो है कैसे कैसे होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स। अब सेल नंबर के हिसाब से इसको हम लोग जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनमें कि सिर्फ एक ही सेल होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि एमीबा एंड पैरामीशियम, जैसा कि यहाँ की आपकी बुक में दिखाया गया है, ये दोनों जो हैं यूनिसेलुलर हैं। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट और ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज ए सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। आप कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, लेकिन जो उसकी शुरुआत जो उसकी स्टार्टिंग होगी वो एक सिंगल सेल से होती है जो कि एक फर्टिलाइज एग होता है। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर, मतलब अगर किसी में एक सेल हो या फिर बहुत सारे सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो, उनके जो नेसेसरी फंक्शन है वो दोनों जो है एक से होते हैं। शेप ऑफ द सेल, अब इसके शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट शेप्स, अलग अलग सेल जो होते हैं उनके जो शेप्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। द शेप ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, अब किसी सेल का क्या शेप है ये उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम कर रहा है। एंड इट्स लोकेशन, और वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। जनरली सेल्स आर राउंड एंड स्फेरिकल, जनरली जो सेल होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल, मसल सेल और लॉन्ग एंड पॉइंटेड, जो मसल सेल्स होते हैं वो लॉन्ग या फिर पॉइंटेड होते हैं एट बोथ द एंड, दे आर सिलेंड्रिकल और स्पिंडल शेप। फिर नर्व सेल और लॉन्ग एंड हैव ए ब्रांच्ड हेड, नर्व सेल जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड हेड होती हैं उनमें। नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफ़र मैसेज, अब इनका काम होता है मैसेज को रिसीव करना और ट्रांसफ़र करना। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, ये बॉडी में सबसे जो है लॉन्ग सेल होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है वो मोर देन 1 मीटर होती है। इन तीनों के जो है स्ट्रक्चर आपकी बुक में यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि ये स्फेरिकल जो है रेड ब्लड सेल हैं, फिर ये हमारे स्पिंडल शेप के जो हैं मसल सेल हैं, और ये जो लॉन्ग ब्रांच्ड जो दिख रहे हैं ये हमारे जो हैं नर्व सेल हैं। द वाइट ब्लड सेल WBC प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो है WBC भी प्रेजेंट होते हैं। कैन चेंज देयर शेप, ये अपनी शेप जो है चेंज करते रहते हैं। अमीबा कैन आल्सो चेंज इट्स शेप, अमीबा भी जो है अपना शेप जो है चेंज करता रहता है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी में जो है प्रोजेक्शन बनते रहते हैं जिसके कारण कि जो है उसका शेप बदलता रहता है, नोन एज सूडोपोडिया। और ये जो प्रोजेक्शन है इनको हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया हेल्प द एमीबा टू कैप्चर इट्स फूड एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये जो सूडोपोडिया है ये एमीबा की फूड को लेने में, फूड को खाने में या फूड को कैप्चर करने में या फिर उसके मूवमेंट में उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो अमीबा है जो सिंगल सेल है और ये जो WBC है ये जो है इनका शेप जो है वो चेंज होता रहता है। अब आता है साइज़ ऑफ द सेल, अब जो भी सेल है उनका साइज कैसा होता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज,
अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल जो हैं उनके शेप और साइज़ जो है अलग अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत सारे सेल जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज, और उसको हम आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल है वो जो है सबसे छोटा होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग, अब जो सबसे बड़ा सेल है 170 mm into 130 mm इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये जो है सबसे बड़ा सेल है। तो सबसे छोटा सेल जो है बैक्टीरिया का हो गया और सबसे जो बड़ा सेल है वो ऑस्ट्रिच का हो गया। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशनशिप विद द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब सेल के साइज़ को देख के हम उस ऑर्गेनिज्म के साइज़ का पता नहीं लगा सकते हैं कि अगर सेल का साइज बड़ा है तो वो ऑर्गेनिज्म भी बड़ा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। उसका जो साइज है सेल का वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द नर्व सेल बोथ इन रैट एंड एलिफेंट। जो ये नर्व सेल जो भी हमने पीछे पढ़ा वो रैट और एलिफेंट में लॉन्ग और ब्रांच्ड ही होता है एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन, और उन दोनों का जो फंक्शन है वो भी सेम होता है। अब आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट कॉल्ड टिश्यू। अब जो अभी जैसा पीछे पढ़ा कि ईच ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन हैं वो जो है टिश्यू से मिलकर बने हैं। ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, और जो टिश्यू हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। द सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, और ये जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब जो है पार्ट ऑफ द सेल, अब सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको हमने अभी यहाँ पे मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इट फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ये सेल की जो है बिल्कुल आउटर लेयर होती है। इट इज़ द थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये जो है बहुत ही थिन पतली मेम्ब्रेन होती है। इट गिव्स शेप्स टू द सेल। ये जो है सेल को शेप देती है। The cell membrane separates cell from one another and also form the surrounding medium. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेल से दूसरे को अलग करती है और उसका जो सराउंडिंग मीडियम है उससे भी उसको अलग करती है। द प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया आल्सो हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। अब प्लांट सेल्स में और बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और उसके बाहर जो है मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल इन प्लांट्स सराउंडिंग द सेल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अब ये जो सेल वॉल जो कि प्लांट्स और बैक्टीरिया में होती है ये जो है प्लांट्स को प्रोटेक्शन देती है। किस किस चीज़ में, जैसे कि टेम्परेचर वेरिएशन, जब जो है टेम्परेचर जो है घटता बढ़ता है उससे इसको प्रोटेक्ट करती है। जब ज़्यादा हाई स्पीड हो जाती है विंड की तब इसको प्रोटेक्ट करती है, और जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उससे भी इसकी हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द सब्सटेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अभी जो सेल मेम्ब्रेन अभी जो ऊपर पढ़ा ये जो है पोरस होती है। पोरस मीन्स मतलब इसमें जो है मटेरियल बाहर से अंदर भी आ सकते हैं और अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। अब ये जो पार्ट ऑफ द सेल का अभी हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया, अब इसका सेकेंड पार्ट है साइटोप्लाज्म। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस। ये जो है एक जेली की तरह का सब्सटेंस होता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। तो अगर हम सेल को समझें तो ये जो अभी हमने पहले डिस्कस किया ये हमारी जो है सेल मेम्ब्रेन थी, और इसमें ये जो अभी हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि इसमें अंदर होता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। अब आता है न्यूक्लियस, जो इसका पार्ट ऑफ द सेल का तीसरा था। न्यूक्लियस इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये जो है जनरली जो है स्फेरिकल शेप का होता है और सेल के सेंटर में होता है। इट एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल। ये सेल के सारी जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको कंट्रोल करता है। अब
ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया सेल का, ये जो था इसकी सेल मेम्ब्रेन थी, ये इसमें जो था साइटोप्लाज्म था। अब इसके बीच में यहाँ अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस है। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो भी हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, इन सभी को मिला के हम एक नाम से जानते हैं जिसको कि हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ये जो है सेल का जो है लिविंग सब्सटेंस होता है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट। अब ये जो न्यूक्लियस अभी हमने बीच में बताया बना के, उसमें जो है 4 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियर है इसके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज़ द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस अभी हमने यहाँ पे बताया, इसमें ये एक मेम्ब्रेन है जो कि डबल लेयर्ड होती है। इट इज़ आल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये भी जो है जैसा कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था कि ये पोरस होती है, मतलब बाहर के मटेरियल अंदर आ सकते हैं और अंदर के बाहर जा सकते हैं। उसी तरह से ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी पोरस होती है। इसमें क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म के जो भी मटेरियल है वो इसके अंदर जा सकते हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल हैं वो भी बाहर जा सकते हैं। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। ए डेंस फ्लूइड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि अभी हमने जो है साइटोप्लाज्म पढ़ा था सेल के अंदर जो होता है, अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस, इट इज़ ए स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक जो है छोटी सी जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। इट कंटेन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम लोग आरएनए बोलते हैं। अब इसका जो चौथा पार्ट है न्यूक्लियस का वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए से बने होते हैं। दीज कैरी जीन्स। ये जो है जीन्स को कैरी करते हैं एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और इनका काम ये होता है कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो है कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। इट कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवीज़न। ये जो क्रोमोसोम्स हैं सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम ही दिखाई देते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द न्यूक्लियस ए सेल कैन बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग सेल को हम लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ए प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था कि उसमें डबल लेयर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो उसमें जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी अराउंड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसको प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जिसमें जो है मतलब जिसमें जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। अब आता है यूकैरियोटिक सेल। ए यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर, और इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से जो है डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के अलावा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमने ऊपर बताए थे ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, और इनके अलावा जो भी होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे का हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।